हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू योर ब्यूटीफुल चैनल ओनली फिजिक्स 143। तो दोस्तों, कल जो लेक्चर में हमने लास्ट टाइम कवर किया था वेक्टर्स यूनिट नंबर 2 था, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स। तो आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो होगा इसका टॉपिक नंबर 2, जो हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पढ़ा था। उसके बाद हमारा जो टॉपिक था वो था प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में कवर कराऊंगा इंशाल्लाह इस लेक्चर में, तो आपको बिल्कुल इसके हवाले से कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहेगी, क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स नजर आ रहा है टॉपिक? तो दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का मतलब यह है कि दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। सही है, दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई के लिए आपको पता है एक मल्टीप्लाई का साइन ये वाला यूज होता है और एक डॉट वाला यूज होता है। तो यहाँ पे दोनों यूज हम करेंगे। तो अब सवाल यह आता है कि प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो देखो, दो वेक्टर से फॉर एग्जांपल मैं काम करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने जो सेम एग्जांपल रहेगा और दोनों प्रोडक्ट कवर कराएगा। मसलन एक बंदा है, वो इस पे वर्क डन करना चाहता है। सही है, यानी इतना सा डिस्प्लेसमेंट कवर करवाना चाहता है। यहां से यहां तक ये है, फर्स्ट एरो है डी, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। और अगर वो बंदा फोर्स भी इस पर इसी डायरेक्शन में लगाएगा तो दोनों के बीच में देखो ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट आपको पता है वो कहलाता है वर्क डन। इसी तरह अगर आपके पास एक लकड़ी का पीस है जो आपने दीवार के साथ जो है वो लटकाया है और यहीं पे आप फोर्स लगाते हो, मसलन इधर फोर्स लगाओ, देखो ये फोर्स और ये है आपका जो है वो मोमेंट आर्म, इसको भी हम आर बोलते हैं या डिस्प्लेसमेंट ही बोलो, ठीक है। इसको मोमेंट आर्म को डी ही बोल दो, फर्ज कर लो। तो इसका भी एफ और डी का प्रोडक्ट आपको कहलाता है टार्क। देखो दो मिसाल है हमारे पास, एक वर्क डन का मिसाल है, दूसरा टार्क का मिसाल है। जो वर्क डन का मिसाल है वो है स्केलर क्वांटिटी, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इससे आ जाएगा वर्क डन, इन दोनों के प्रोडक्ट से आता है टार्क। तो दो सूरतें हैं। यहां देखो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 का एंगल आपको नजर आ रहा है, 90 डिग्री का, सही है। और यहां देखो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 0 डिग्री का एंगल आपको नजर आ रहा है, यानी कोई एंगल नहीं बन रहा है, ठीक। तो अब देखो दोनों मुख्तलिफ है। ये प्रोडक्ट वेक्टर है, आप इसको एरो से शो करेंगे, और ये प्रोडक्ट स्केलर है। तो आपने डिफरेंशिएट करने के लिए ये जो दो साइंस है, एक मल्टीप्लाई और एक डॉट का, तो आपने डॉट लगाना है वहां पे जहां पे एंगल 0 डिग्री हो। और जो है वो यहां पे देखो वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो वेक्टर प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, अगर जैसे टार्क वेक्टर है तो उसमें आप लगाओगे मल्टीप्लाई यानी क्रॉस प्रोडक्ट। इसको बोलोगे डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलोगे क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो डॉट प्रोडक्ट में डॉट क्यों लगा, वो ये बताने के लिए कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही जानिब हो तो उससे ज्यादा वर्क डन कवर होता है। और मैं आपको ये बता दूं कि डॉट प्रोडक्ट हटाने के बाद आप लिखोगे एफ डी कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट हटाने के बाद आप लिखोगे एफ डी साइन थीटा। देखो, तो अब सवाल आता है कि यहां कॉस थीटा क्यों लिखा, यहां पे साइन थीटा क्यों लिखा। तो दोस्तों जवाब ये है, मसलन ये जो 0 डिग्री एंगल पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो मैक्सिमम वर्क डन होगा। आपको पता है ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लेकर जाना है, आपको पता है फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट कवर कराएं तो उसको हम वर्क डन बोलते हैं। तो यहां पे वर्क डन तब मैक्सिमम होगा जब इसका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो। जाहिर है डिस्प्लेसमेंट उधर कवर करवाना है तो फोर्स ऊपर की जानिब तो नहीं लगाओगे। इस बात को देखते हुए जब 0 डिग्री हो दोनों में, यानी सेम जानिब हो, तो फिर सेम डायरेक्शन में हो, तो मैक्सिमम वर्क डन होगा। तो मैक्सिमम कॉस 0 डिग्री देता है आपको। मसलन देखो कॉस थीटा हो या साइन थीटा, कॉस थीटा हो या साइन थीटा हो, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू -1 होगी। अदरवाइज बीच में होगी, बीच में यानी 0.5, 0.6, 0.7 वगैरह वगैरह, यानी पॉइंट्स में इसकी वैल्यू होगी। ज्यादातर एंगल्स पे कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू किस में होती है, पॉइंट्स में होती है। आपको पता है कोई पॉइंट वाला नंबर, जब आप फुल किसी मसलन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के साथ कोई पॉइंट वाला नंबर मल्टीप्लाई करो तो यानी कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा पॉइंट्स में होती है। यानी कुछ एंगल्स है जहां पे इसकी वैल्यू 1 होगी, जैसे कॉस 0 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू है 1, और कॉस 180 डिग्री पे -1 है।
जो कि बहुत मिनिमम वैल्यू है। ठीक, तो इस हिसाब से हम देखें तो cos थीटा की वैल्यू अदरवाइज पॉइंट्स में आती है। जब पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट आएगा उसको ये cos काटेगी, इसकी वैल्यू काटेगी। फॉर एग्जांपल, फोर्स मेरे पास है 2 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास है 3 मीटर, तो यहां पुट कर दो 2 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई 3 मीटर cos, और मैं यहां रखूं 0 डिग्री अगर, तो मेरे पास आंसर आता है 2 3 आर 6। मैंने इन दोनों की मैग्नीट्यूड्स रखे और cos 0 डिग्री होती है 1, तो ये 1 होगा, तो 6 1 आर 6, तो पूरा 6 प्रोडक्ट आपके पास वर्क डन आता है, 6 जूल्स में आएगा। लेकिन अगर फर्ज कर लो cos का 0 डिग्री ना हो, मसलन इन दोनों में एंगल 0 डिग्री का ना हो, कुछ एंगल बने, यानी फोर्स इस जानिब हो और डिस्प्लेसमेंट इधर हो, तो फिर उस दौरान कुछ एंगल बनता है। मैं वो एंगल इधर पुट करूं तो मेरे पास फर्ज कर लो आता है इन दोनों में 60 डिग्री। फॉर एग्जांपल, ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, एक फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। अगर एंगल आ रहा है 30 डिग्री, तो फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखूंगा cos 30 डिग्री, और फोर्स की वैल्यू वही रखो 2 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर, तो यहां रखो 2 3 आर 6, तो cos 30 डिग्री जो होता है 0.8। देखो जब मैं 0.8 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4.8 आता है। तो यहां से एक बात आपको समझ आ रही है कि जब कोई एंगल हो बीच में तो उस दौरान cos पॉइंट्स में आंसर आता है। पॉइंट्स में जब आंसर आता है तो वो पॉइंट वाला आंसर इस मेन जो प्रोडक्ट है, जो मैक्सिमम प्रोडक्ट जो आ रहा था शुरू में 2 3 आर 6 आ रहा था और cos 0 डिग्री 1 आ रहा था, तो 6 टोटल आ रहा था, वो जो मैक्सिमम आंसर है उसको ये काटता है। देखो 0.8 को 6 से मल्टीप्लाई किया, किसी भी पॉइंट वाले नंबर को किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो बन जाता है, कट जाता है, यानी सीजर का काम कर रहा है। ये cos डिग्री cos थीटा सीजर का काम कर रहा है, कैंची की तरह, यानी इसका जो प्रोडक्ट आता है उसको ये काटता है। बिल्कुल इसी तरह साइन थीटा भी सीजर का काम कर रहा है, तो इसका प्रोडक्ट काटेगा। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है, मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो था, एक मिनट, लेट से ये जो है सेम डायरेक्शन में है, मसलन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में हो, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में, तो आंसर मैक्सिमम आ रहा है। तो याद रखना मैक्सिमम आंसर 0 डिग्री पर, दोनों में एंगल 0 डिग्री है, cos देता है, इसीलिए हम वर्क डन में डॉट लगाते हैं ताकि हम FD cos थीटा लिखें। देखो ना, कॉमन सेंस भी यही बता रहा है कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो और वर्क डन मैक्सिमम आए तो मैक्सिमम चीज लाने के लिए हम वो रेशियो ढूंढेंगे डॉट के बदले में जो मैक्सिमम दे दे। तो साइन 0 डिग्री 0 देता है, अगर मैं यहां साइन 0 डिग्री रखता हूं या साइन थीटा रखता हूं तो जब दोनों में 0 डिग्री है तो वर्क डन मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन अगर मैं साइन 0 डिग्री पुट करूं तो 0 आंसर आएगा, जो कि साइन 0 डिग्री 0 होता है। तो वो FD से मल्टीप्लाई करूं तो वर्क डन 0 शो करता है, तो वर्क डन 0 शो नहीं करना चाहिए, वर्क डन मैक्सिमम शो करना चाहिए। तो मैक्सिमम वर्क डन शो करवाने के लिए हमें डॉट के बदले में cos थीटा लिखना है। बिल्कुल इसी तरह इधर क्रॉस के बदले में साइन थीटा। क्यों? क्योंकि देखो इसको घुमाना है, टार्क है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स लगा के किसी चीज में घुमाव पैदा करते हैं। जैसे ये घूमेगा, ऐसे ये इस डायरेक्शन में घूमेगा, तो इस घुमाव को पैदा करवाने के लिए ये जो फोर्स हम लगाएंगे वो 90 डिग्री पे लगाएंगे। मसलन मैं फोर्स यहां से ऊपर की तरफ लगाऊं तो ये डंडा कभी भी नहीं घूमेगा। तो इसी तरह मैं इस डंडे के बिल्कुल परपेंडिकुलर में फोर्स लगाऊंगा कोने में, ठीक है। तो यानी मैक्सिमम साइन 90 डिग्री मैक्सिमम वैल्यू है, इसीलिए क्रॉस हटा के मैं लिखूंगा FD साइन थीटा। समझ आ गई बात? अब सवाल आता है कि ये टार्क वेक्टर है, तो हाँ ये वेक्टर है। ये बताता है कि एक वर्कशॉप के अंदर जो मैकेनिक है वो स्क्रू को कस करता है, टाइट करता है, तो स्क्रू अंदर जाता है, स्क्रू को फिर उल्टा टार्क पैदा करवाता है, स्क्रू बाहर आता है। ये जो स्क्रू का अंदर जाना और बाहर निकलना ये टार्क की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो इसी तरह ये वर्क डन है, वर्क डन की कोई डायरेक्शन नहीं है, जूल्स में इसका आंसर आएगा, ठीक। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। देखो कैसे ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर ये वाली सिचुएशन है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट स्केलर प्रोडक्ट देंगे। अगर सिचुएशन ये घुमाव पैदा कर रहे हो किसी चीज के अंदर तो उस दौरान टार्क पैदा होगा और टार्क वेक्टर है, तो ये वाली सिचुएशन आती है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो दोस्तों अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज डिटेल से पढ़ते हैं। वेक्टर और स्केलर की प्रॉपर्टीज में आपको एक साथ साथ लिखवा दूंगा और यहां लिखूंगा वेक्टर प्रोडक्ट ताकि साथ साथ चले, एक साथ आप दोनों को पढ़ सको, ठीक।
देखो स्केलर प्रोडक्ट का पहला पॉइंट आपको पता है, अगर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों स्केलर है तो बीच में डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे और उसमें आएगा ए बी कॉज ऑफ थीटा। ये थीटा ए और बी के दरमियान मौजूद एंगल है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में अगर कोई एंगल है तो वो थीटा है। और जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट होगा, दो वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो वेक्टर प्रोडक्ट का रूल है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। वो ये बताने के लिए कि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा लाना है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा लाना है, यानी अगर ए और बी सेम डायरेक्शन में ज्यादा वैल्यू देते हैं तो कॉस थीटा लाएंगे, मसलन ए बी साइन थीटा। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास है, स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ वो ओबे करता है, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। आपको पता है ये कम्यूटेटिव लॉ, यानी दो नंबर से, दो 2 3s are 6 और 3 2s are 6, बात एक ही है, दोनों बराबर आंसर आएगा। इसका ये मतलब है, सिंपल सी कहानी है। मसलन मैं कर दूं 2 3 इक्वल टू 3 2, इक्वेशन में बोथ साइड इक्वल आना है, यानी 2 3s are करो तो भी 6 आता है, 3 2s are करो तो भी 6 आता है। ये बताने के लिए आपको ये कम्यूटेटिव लॉ आ जाता है, ठीक है। यानी प्रोडक्ट कराने में पहले 2 3s are करो या फिर 3 2s are करो, बात एक ही है, ये बताने के लिए। लेकिन अगर वेक्टर प्रोडक्ट में आप देखो तो यहां डायरेक्शन भी आता है, बेशक आप करोगे ए क्रॉस बी, ठीक, तो वो इक्वल नहीं आएगा बी क्रॉस ए के, क्योंकि देखो बेशक आंसर बराबर आए, मसलन 2 3s are 6 आए और 3 2s are 6 आए। अगर मैं एक काम करता हूं, फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करता हूं और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करता हूं, आंसर आया 6 6, बात ठीक है। बट डिपेंड करता है, जब आप ए को बी से मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होती है, यानी एक प्लेन ए और बी एक प्लेन बना रहा होता है, एक एरिया बना रहा होता है। उस देखो ना, एरिया में लेंथ और विड्थ होती है ना, तो इसी तरह इधर भी लेंथ और विड्थ जैसा एक एरिया बना रहा होता है। उस एरिया की डायरेक्शन या बाहर होगी या अंदर, यानी कोई एरिया है उसका फेस, उसका चेहरा, इस व्हाइट बोर्ड का एरिया इस तरफ भी है, इसके पीछे की तरफ भी है, तो पीछे की तरफ ये वाला देता है, आगे की तरफ ये वाला प्रोडक्ट देगा। इसीलिए हम इधर लिखते हैं एन कैप और इधर होगा माइनस एन कैप। देखो यहां होगा माइनस के साथ और यहां होगा प्लस के साथ, तो फिर इक्वल आ जाएगा। मसलन मैं ये लिख सकता हूं कि 2 3s are 6 n कैप इज इक्वल टू 3 2s are माइनस 6 n कैप। ये बात सही है, निगेटिव साइन के साथ। तो कम्यूटेटिव लॉ इसने ओबे नहीं किया, तो हम ये लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए ड्यू टू इट्स डायरेक्शन की वजह से, सही है। तो इसी तरह मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट कब होगा और इसमें मैक्सिमम कब होगा, यहां मैक्सिमम होगा, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो प्रोडक्ट ए और बी का प्रोडक्ट मैक्सिमम रहेगा। और आपको मैंने ये बताया है कि कॉस एंड थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो वो 1 आती है थीटा जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो ये कंडीशन आपके पास है। तो मैं लिखूंगा जो है वो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री, तो आपको पता है कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर है ये पूरा, तो मैं लिखूंगा ए बी इंटू 1, तो आंसर आएगा ए बी। यही ए बी प्रोडक्ट मैक्सिमम आया, यानी ए बी प्रोडक्ट कटा नहीं, ठीक है। यहां पे कॉस ने सीजर का काम नहीं किया, अदरवाइज कॉस हमेशा सीजर का काम करता है कि काटता है, इसकी ए बी की वैल्यू को काटता है, क्योंकि कॉस की ज्यादातर वैल्यूज पॉइंट्स में आ जाती हैं। बिल्कुल इधर हम जाए तो मसलन मैक्सिमम कब होगी, तो देखो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पे मिलती है, तो वो आपको पता है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है, तो वो 1 आती है 90 डिग्री पे। जब ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में 90 के एंगल में हो तो उस 90 के एंगल में आप कहोगे मैक्सिमम है, तो हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने बोला था ना आपको कि जब आपके पास यहाँ पे है एक पट्टा आपने दीवार के साथ रखा है, उसमें आप फोर्स लगाते हो यहाँ पे, तो दोनों में एंगल 90 डिग्री का है, ये फोर्स है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो दोनों में एंगल 90 हो तो सही घुमाव पैदा होगा, तो वही तो है आपका प्रोडक्ट। तो हम कहेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 90 डिग्री। आपको पता है साइन 90 डिग्री 1 के बराबर है, तो मैं लिखूंगा ए बी इंटू 1, तो आंसर आएगा ए बी, यानी ए क्रॉस बी
का आंसर आता है ए बी और एन कैप, एन कैप, सही है। यहां पे भी एन कैप लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट में जब वेक्टर आता है तो एन कैप आपको नॉर्मल ए और बी का जो प्लेन बन रहा होता है उसका नॉर्मल दिखाता है। ये आपको नॉर्मल मींस कि उसका फेस, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट का। तो ये बात भी हो गई एक। इसमें जब मिनिमम कब होगा, तो देखो इसी एंगल पे आप जब रखोगे, जब आप एंगल रखोगे 90 डिग्री और यहां जब आप एंगल रखोगे 0 डिग्री, आपको पता है cos 90 डिग्री होता है 0 के बराबर, सही है। तो उस दौरान ये 0 होगा, तो आंसर क्या आएगा 0। तो ये आपका मिनिमम वर्क डन होगा। क्या होगा, मिनिमम वर्क डन, ठीक है। और इसी तरह अगर आप थीटा रखो 0 डिग्री, तो वर्क वेक्टर प्रोडक्ट क्या आएगा, मिनिमम। मसलन साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री होता है 0 के बराबर, ये पूरा चेक करो आप कैलकुलेटर में, आएगा 0 डिग्री, तो आंसर आएगा 0। तो यहां पे भी 0, यहां पे भी 0। कब आएगा, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कॉस थीटा, कॉस का कौन सा एंगल आपको 0 देता है। तो कॉस का 90 0 देता है, साइन का 0 डिग्री 0 देता है, सही है। तो इसके बाद जो है वो नेगेटिव वर्क एंटी पैरेलल हो, यानी अगर दोनों जो है वो पैरेलल हो और एंटी पैरेलल, तो आपको पता है जब यहाँ पे दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो तो एंगल आएगा 180 डिग्री। तो देखो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, यहाँ पे एंगल आप पुट करते जाओ, खुद ब खुद यहाँ प्रोडक्ट आपको मिलता जाएगा। मसलन अगर मैं एंगल यहाँ पे 90 पुट नहीं करता, मैं अगर एंगल पुट करता हूँ 180 डिग्री, तो यहाँ पे सीधा सीधा इसने आना है, क्योंकि cos 180 डिग्री -1 के बराबर होता है, तो जाहिर है इधर आएगा -1, तो आंसर आएगा -AB, नेगेटिव के साथ प्रोडक्ट। तो दिस इज नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वैल्यू ये होगी, ठीक। अगर इधर आप चेक करना चाहते हो तो चेक करो, कोई एंगल रख के 270 डिग्री, तो आप चेक करो साइन 270 डिग्री, चेक कर लो जस्ट, ठीक है। तो ये -1 के बराबर होगा, तो यहां आंसर आएगा -AB के। तो यहां पे -1 और आंसर -AB एन कैप। तो आप एंगल पुट करते जाओ, वो खुद आंसर को बराबर करेगा। कैलकुलेटर आप कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, सही है। हमारे इसी टॉपिक में एक प्रॉपर्टी है, देखो आपके पास XY प्लेन है, यह है XY प्लेन। मसलन यूनिट वेक्टर क्या होता है, आपको पता है यूनिट वेक्टर, फॉर एग्जांपल x के ऊपर 1 2 3 4 5 इस तरह यूनिट्स चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 y में और 1 2 3 4 5 z में, ठीक। तो देखो सेंटर पे तो 0 है, यहां से यहां तक 1 यूनिट है, यहां से यहां तक 1 यूनिट है, यहां से यहां तक 1 यूनिट है। अगर मैं ले लूं सबका 1 यूनिट, तो वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। मसलन यूनिट वेक्टर को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम करेंगे एक इसको आई कैप, इसको अगर ये x एक्सिस है, ये y है और ये z है, तो इस यूनिट वेक्टर का नाम हम रखेंगे i, इसका नाम रखेंगे j और इसका नाम रखेंगे k, i j k, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर्स है। फर्ज कर लो मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक काम करूं, देखो आपके पास यूनिट वेक्टर है i j k, ये यूनिट वेक्टर है x एक्सिस में, ये यूनिट वेक्टर है j एक्सिस में, ये यूनिट वेक्टर है k एक्सिस में। यूनिट वेक्टर कहते हैं ऐसी वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन हो, ठीक है। यानी डायरेक्शन किसी को डायरेक्शन देने के लिए, यानी किसी चीज को डायरेक्शन फ्राहम करने के लिए, डायरेक्शन अता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल मैं करता हूं 5 और साथ में लिखूंगा आई कैप, तो ये होगा 5 x एक्सिस की तरफ, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस 5 को मैंने यूनिट वेक्टर के साथ रखा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो 5 1 जार 5 ही रहेगा और डायरेक्शन इसको मिल जाएगी, सही है। इसलिए ये यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। आई
डॉट आई, क्योंकि यहां स्केलर प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट, और अगर मैं करूं आई क्रॉस आई, इसी तरह आप करो जे डॉट जे, के डॉट के, आई जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इन सब के ऊपर आप हेड रखना है तो रखो, मैं फिलहाल नहीं रख रहा था ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। सही है, ये तीन चीजें मैंने आपको दिखाई। तो देखो आई डॉट आई, तो हम कहेंगे आई 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 कॉस 0 डिग्री। देखो 0 डिग्री मैंने क्यों रखा, आपको पता है आई का डायरेक्शन आई में ही है, इस आई उसी डायरेक्शन में, ये आई उसी एक्स एक्सिस में है, तो दोनों एक्स एक्सिस में है, तो मैंने कहा सेल्फ प्रोडक्ट भी बोलेंगे इसको, तो सेल्फ प्रोडक्ट में एंगल हमेशा 0 डिग्री होगा। यहां भी देखो तो जे कॉस 0 डिग्री, क्योंकि डॉट हटाया तो मैंने कॉस लगा दिया। इधर भी आप देखो के कॉस 0 डिग्री। अब देखो ये सारे कॉस 0 डिग्री 1 आता है, क्या आता है 1, तो होगा आई होगा आई स्क्वायर इंटू 1, जे होगा जे स्क्वायर इंटू 1, ये 1 इसके साथ प्रोडक्ट में है, और के होगा के स्क्वायर के होगा के स्क्वायर इंटू 1, इसका होगा आई स्क्वायर, इसका होगा जे स्क्वायर, इसका होगा के स्क्वायर। समझ आ गई? ये बात भी आपसे पूछ सकते हैं कि सेल्फ प्रोडक्ट में डॉट में हो तो सीधे सीधे आई डॉट आई स्क्वायर के बराबर होगा। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है जे डॉट जे होगा जे स्क्वायर के बराबर, के डॉट के स्क्वायर कैसे होगा, ये मैंने आपको दिखा दी। इसी तरह इधर आते हैं आई क्रॉस आई। देखो आई क्रॉस आई को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई साइन 0 डिग्री। सही है, साइन 0 डिग्री। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखो आई और आई के बीच में एंगल 0 डिग्री है। ये जो थीटा आता है, चाहे कॉस डिग्री कॉस थीटा हो साइन थीटा हो, थीटा जो है वो उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। तो आई और आई के बीच में कोई एंगल है ही नहीं, दोनों एक्स एक्सिस को पॉइंट आउट करते हैं, दोनों 0 डिग्री होंगे, तो उस दौरान आपके पास आपको पता है साइन 0 डिग्री 0 होती है, तो आई होगा आई स्क्वायर और आगे 0 होगा, तो आंसर होगा 0। यानी सेल्फ प्रोडक्ट, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट उसका स्क्वायर के बराबर आएगा, देख सकते हो। तो इसी तरह ये जे क्रॉस जे भी 0 होगा, के क्रॉस के भी 0 होगा आपके पास। सही है, तो बात क्लियर हो गई। अच्छा, अगर आप एक और चीज देखना चाहते हो दोनों में डिफरेंशिएट, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा, फाइनल है, ठीक है, बस ये फाइनल होगा और आपका लेक्चर खत्म होगा। फॉर एग्जाम्पल आई डॉट जे, इसी तरह जे डॉट के डॉट आई। देखो आई एक्स एक्सिस की जानिब, जे वाई एक्सिस की जानिब, तो मैं करूंगा आई जे कॉस 90 डिग्री। आप पूछोगे ये 90 डिग्री कहां से आया, तो मैंने फिर से आपको बताया कि आई और जे चूंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स आई है और इन द डायरेक्शन ऑफ वाई जो है वो जे है, आई और जे के बीच में तो 90 डिग्री आपको दिखने को मिलेगा, वो 90 डिग्री पर ही है, तो इसीलिए आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री आ रहा है। तो अब आपको पता है cos 90 डिग्री 0 होता है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग इज 0, ये भी 0 ये भी 0। बिल्कुल इसी तरह अगर आप क्रॉस में चेक करेंगे तो वो मैक्सिमम आएगा, देखते हैं जो भी आए, ठीक है। आई क्रॉस जे मैंने लिखा, इसी तरह आप लिखो जे क्रॉस के, इसी तरह आप लिखो के क्रॉस आई। मसलन आई क्रॉस जे का मतलब है आई जे साइन 90 डिग्री। अब आप पूछोगे 90 डिग्री कहां से आए, तो देखो 90 डिग्री आई और जे, आई एक्स एक्सिस में जे वाई एक्सिस में, तो आता है 90 डिग्री बीच में है, तो थीटा तो 90 आएगा, बीच में क्रॉस है तो आप इससे नहीं घबराना, क्योंकि आगे साइन आपने उसके बदले में लिखा हुआ है, ठीक है। साइन 90 डिग्री 1 के बराबर होता है, तो ये पूरा 1 आया, तो 1 टाइम्स ऑफ आई जे इज आई जे, प्रोडक्ट आएगा और डायरेक्शन के की जानिब होगी। तो देखो आई और आगे हम लिखेंगे एन केप, ये जो एन केप आएगा, देखो जब आई और जे को आपस में क्रॉस करोगे तो के की जानिब, देखो ये आई है और ये जे है, आई को जे की तरफ क्रॉस करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, यानी टर्निंग इफेक्ट पैदा करो टार्क में। ये सोचो आई फोर्स है,
जे जो है वो पट्टा है जो आपने दीवार के साथ लगाया था, दोनों को क्रॉस कराओ, घुमाओ, तो दोनों को क्रॉस कराओ तो अंगूठा आपको बताएगा नॉर्मल जी की तरफ। तो यहां पे आएगा आई और जे, क्योंकि आई की मैग्नीट्यूड 1 है और जे की मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो आंसर आएगा एन केप होगा आपका के की तरफ। तो के केप, तो 1 1 जार 1, तो खाली डायरेक्ट आएगा के केप। इसका जे और के आएगा आई केप, के और आई आएगा जे केप, माइनस आएगा, चेक कर लो। जब आप आई जे मल्टीप्लाई करते हो तो के आता है, अगर मैं जे और आई मल्टीप्लाई करूं तो माइनस के आएगा। सही है, इस बात को आपने, यानी इस जो है वो फॉर्मेट को आप चेंज करो तो के ही आएगा बट नेगेटिव साइन के साथ। तो ये स्टोरी हो गई। यहां आप देखो तो आई जे है, सिचुएशन ये आती है। तो कुल मिला के आपने क्या पढ़ा, ये देखो शुरू में आपने ये कहा था आई डॉट आई, आपने कहा था आई डॉट आई क्या होगा, तो मैंने कहा था आई आई कॉस थीटा, और थीटा यहां पे लिखेंगे क्योंकि आई आई है तो 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री तो 1 होता है, तो होगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मतलब है आई की वैल्यू तो मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर करो तो आंसर 1 आएगा। इसका मतलब है आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1 होता है। ये बात आप याद रखो, सही है। तो यहां पे होता है आज का जो है लेक्चर खत्म। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जो फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, और आने वाली वीडियो इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे जो कि न्यू चैप्टर होगा। आज का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, आपका यूनिट नंबर 2 वेक्टर्स का, फर्स्ट ईयर फिजिक्स का। तो इजाजत दीजिए, बाय बाय।